चलिए, तो अब क्या है कि मैं वाटर ट्रांसलोकेशन एंड फूड ट्रांसलोकेशन का कुछ अन्य मिनरल ट्रांसलोकेशन, तीनों का अलग अलग, वाटर, फूड और मिनरल, इन तीनों के ट्रांसलोकेशन से रिलेटेड कुछ ऐसी बात मैं आपको बताने वाला हूं जो डायरेक्ट एग्जाम में आता और वो आपके लिए कंफ्यूजिंग है। जैसे फर्स्ट में मैं पहले वाटर ट्रांसलोकेशन की बात करता हूं। ध्यान रहे, ट्रांसलोकेशन मींस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ट्रांसलोकेशन मींस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, रूट से लेके सूट तक पहुंचे। ऐसा नहीं कि विद इन द सेल चल रहा हो, बिटवीन द सेल चल रहा हो, बगल वाले सेल के साथ नहीं। तो सबसे पहले वाटर ट्रांसलोकेशन में मैं आपसे पूछने वाला हूं कि वाटर का सोर्स क्या है। वाटर का सोर्स क्या है प्लांट के लिए? तो सुनो, वाटर का सोर्स लिथोस्फीयर भी है, वाटर का सोर्स हाइड्रोस्फीयर भी है और वाटर का सोर्स एटमॉस्फेयर भी है। बट अलग अलग प्लांट के लिए वाटर का सोर्स अलग अलग। जैसे मैं बात किया कि वाटर का सोर्स लिथोस्फीयर, तो ये किसके लिए है? लिथोस्फीयर मींस क्या? सॉइल। तो ये है ट्रस्टेल प्लांट के लिए। ट्रस्टेल प्लांट अपना वाटर लिथोस्फीयर से लेते हैं और वो रूट एब्जॉर्ब करता है, रूट हेयर एब्जॉर्ब करता है मेनली, और इसीलिए रूट से लेके पूरे सूट तक वाटर का ट्रांसलोकेशन होता है। और इसीलिए हम ट्रस्टेल प्लांट में वाटर का ट्रांसलोकेशन जैसा कोई कंसेप्ट यूज करते हैं। बट अगर हम बात करें कि वाटर का सोर्स, मैंने क्या बोला, लिथोस्फीयर तो समझा दिया, हाइड्रोस्फीयर भी है। अच्छा, हाइड्रोस्फीयर किस प्लांट के सोर्स होगा वाटर का? एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट। तो एक्वेटिक प्लांट के अंदर रूट वाटर का अब्जॉर्प्शन नहीं करता है। ईच एंड एवरी सेल वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। जनरल बॉडी सरफेस वाटर को अब्जॉर्ब करता है और सब सेल का डिमांड पूरा हो जाता है। तो वहां पे क्या आप वाटर ट्रांसलोकेशन का कंसेप्ट यूज करने वाले हो? नहीं। किस प्लांट में? एक्वेटिक में। चलो, मैं कह रहा हूं कि वाटर का सोर्स एटमॉस्फेयर भी है। मॉइस्चर, जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, वो भी एज अ वाटर का सोर्स है। किस प्लांट के लिए? एपीफाइट्स। याद करो, मैंने बोला था ऐसे कुछ प्लांट होते हैं जो प्लांट के ऊपर प्लांट ग्रो करते हैं, एपीफाइट्स। ऑर्किड याद होगा अगर, मैंगो के ऊपर ग्रो करता है। तो ऐसे प्लांट जो एटमॉस्फेरिक वाटर को ऑब्जर्व कर लेते हैं, वेलेमेंट टिश्यू, याद करो, स्पेशल टिश्यू वेलेमेंट टिश्यू के माध्यम से ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो वहां पे भी आप वाटर ट्रांसलोकेशन कंसेप्ट यूज नहीं करते हो। तो मैं बच्चा इतना ही बताना चाह रहा हूं कि वाटर का सोर्स लिथोस्फीयर भी है, हाइड्रोस्फीयर भी, एटमॉस्फेयर भी है। लिथोस्फीयर टेरेस्ट्रियल प्लांट के लिए, हाइड्रोस्फीयर एक्वेटिक प्लांट के लिए, एटमॉस्फेयर एपीफाइट्स के लिए। और चूंकि लिथोस्फीयर में रूट एब्जॉर्ब करेगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा, तो ट्रांसलोकेशन होगा सूट तक। और हम एक्वेटिक प्लांट और एपीफाइट्स में ट्रांसलोकेशन कंसेप्ट यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट, सिंक कौन है वाटर का? सिंक कौन है? सिंक कौन होता है जहां वाटर का यूज हो? सिंक कौन है? ईच एंड एवरी सेल ऑफ द प्लांट। ईच एंड एवरी सेल। सृष्टि मत दो आंसर, क्योंकि तुम्हारा नेटवर्क बहुत पुअर है और बहुत गंदा आवाज आता है, ठीक है? सिंक ईच एंड एवरी सेल ऑफ द प्लांट। क्यों? क्योंकि हर प्लांट सेल को चाहिए पानी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलाने के लिए। तो सिंक क्या हो गया? ईच एंड एवरी सेल ऑफ द प्लांट। नाउ व्हिच इज द कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ वाटर ट्रांसलोकेशन? कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर ट्रांसलोकेशन, आंसर इज जाइलम एंड फ्लोएम बोथ। यस, कंडक्टिंग टिश्यू मैंने पूछा अभी, मेनली नहीं पूछा है मैंने। भैया एक बात बताओ, मैंने आपको उस दिन भी बोला था, ऐसा नहीं है कि फ्लेम के थ्रू फूड सॉलिड फॉर्म में मूव कर रहा है, नहीं, सॉल्यूशन फॉर्म में मूव कर रहा है। हाँ, लेकिन मैं अगर ऐसा बोलूं कि वाटर ट्रांसलोकेशन के लिए मेनली कौन जिम्मेवार है, तब आप बोलेंगे जाइलम, मेनली जाइलम। मगर ओनली जाइलम नहीं, मेनली जाइलम, क्योंकि फ्लेम में भी तो वाटर जा रहा है यार। अच्छा, अब मुझे बताओ कि जाइलम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर ट्रांसलोकेशन, तो जाइलम में कंडक्टिंग एलिमेंट कौन है? आंसर इज ट्रैकिड एंड वेसल, पहले बता चुका हूं। नाउ डायरेक्शन ऑफ वाटर ट्रांसलोकेशन, कुछ नहीं बोला हूं, कोई एक्सपेरिमेंट का संदर्भ में नहीं बोल रहा हूं, कहीं कुछ नहीं। आंसर इज यूनिडायरेक्शनल, फ्रॉम वेयर? सोर्स टू सिंक। और सोर्स क्या है यहाँ पे? सोर्स टू सिंक, सोर्स क्या है? सॉइल, सिंक क्या है? एवरी लिविंग प्लांट पार्ट। दिस इज बेसिक कंसेप्ट अबाउट वाटर ट्रांसलोकेशन। अगर आपको वाटर ट्रांसलोकेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया तो जल्दी से आ जाइए फूड ट्रांसलोकेशन पे। और अब फूड ट्रांसलोकेशन में क्या क्या बातें करनी है? पहला, सोर्स एंड सिंक। तो सुन लीजिए कान खोल के, फूड ट्रांसलोकेशन के संदर्भ में
कोई भी प्लांट पार्ट सोर्स की तरह भी एक्ट कर सकता है और सिंक की तरह भी एक्ट कर सकता है। कोई भी सोर्स बन सकता है, कोई भी सिंक बन सकता है, एज पर द सीजनल एक्टिविटी, एज पर द डिमांड ऑफ प्लांट, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। प्लांट की क्या रिक्वायरमेंट है। अच्छा, इन जनरल फूड कहां बनता है? फोटोसिंथेटिक प्लांट पार्ट, लीफ, सूट बोल सकते हो आप। और कहां नीड है उसकी? तो ईच एंड एवरी प्लांट पार्ट। तो सूट से चलेगा, लीफ से चलेगा, नीचे आएगा रूट सिस्टम की तरफ। इन जनरल तो ऐसा ही हो रहा है, फोटोसिंथेटिक प्लांट पार्ट टू ऑल नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट पार्ट चल रहा है। इन जनरल यही डायरेक्शन है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है, सीजनल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। सुनना कान खोल के। कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिसकी पत्तियां झड़ जाती है, कुछ ऐसे पेड़ है ना जिसकी पत्तियां झड़ जाती है। तो जब पत्तियां झड़ जाती है, तो जब नई पत्तियां आ रही होती है, वो तो यंग डेवलपिंग प्लांट पार्ट है। अब नई पत्तियां आ रही है तो ऐसा थोड़ी कि वो आती फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर दी। यंग ग्रोइंग प्लांट पार्ट को तो फूड चाहिए ग्रो करने के लिए, तब जाके वो ग्रोथ कर पाएगा। तो उसको कौन दे रहा है? उस समय रूट के अंदर जो स्टोर्ड फूड है, वो स्टोर्ड फूड उस यंग ग्रोइंग लीफ को फूड प्रोवाइड कर रहा है। तो देखो, जो रूट कल एज ए सिंक एक्ट कर रहा था, आज वो रूट एज ए सोर्स एक्ट कर रहा है। जो लीफ कल एज ए सोर्स एक्ट कर रहा था, आज देखो यंग ग्रोइंग लीफ एज ए सिंक एक्ट कर रहा है। मींस फूड ट्रांसलोकेशन के संदर्भ में कोई भी प्लांट पार्ट एज ए सोर्स भी एक्ट कर सकता है, एज ए सिंक भी एक्ट कर सकता है। जो आज सोर्स है कल वो सिंक बन सकता है, जो कल आज सोर्स है, जो कल सिंक है, जो आज वो सोर्स बन सकता है। इसका मतलब डायरेक्शन एटलीस्ट बाय डायरेक्शन, सोर्स टू सिंक एंड सिंक टू सोर्स। बोलो। और एक कहानी सुन लो सीड का। सीड इंटरेस्टिंग एग्जांपल। सीड जब बन रहा होता है तो सीड में फूड स्टोर हो रहा होता है। कहां से आ रहा होता है? लीफ से आ रहा होता है। तो उस समय सीड एज ए सिंक एक्ट कर रहा होता है और लीफ एज ए सोर्स एक्ट कर रहा होता है। बट जब सीड से नया प्लांट पार्ट आ रहा होता है तो उस सीड का स्टोर्ड फूड टूट रहा होता है, सीड जर्मिनेट कर रहा होता है। तो सीड फूड प्रोवाइड कर रहा है, सीड सोर्स है। नया यंग प्लांट पार्ट बन रहा है, वो सिंक है। तो देखो, वही सीड कभी सोर्स है तो कभी सिंक है। डिपेंड करता है कि प्लांट की रिक्वायरमेंट क्या है। जब सीड बनना है तो तब सीड सिंक है, जब सीड से नया प्लांट लाना है तब सीड सोर्स है। तो फूड ट्रांसलोकेशन के संदर्भ में डायरेक्शन इज बाय डायरेक्शनल, सोर्स टू सिंक, सिंक टू सोर्स। एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। नाउ व्हिच इज द कंडक्टिंग एलिमेंट फॉर फूड ट्रांसलोकेशन? आंसर इज जाइलम फ्लोएम बोथ। ऐसा नहीं है कि जाइलम में केवल डिस्टिल्ड वाटर बह रहा है, नहीं, उसमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें भी सुक्रोज है, उसमें भी फूड है। हाँ, बट अगर ये पूछे मेनली कौन रिस्पॉन्सिबल है वाटर फूड ट्रांसलोकेशन के लिए, आंसर इज फ्लेम। फ्लेम में भी कौन? पहले बात हो चुकी है, सीव सेल कंपेनियन सेल कॉम्प्लेक्स। और डायरेक्शन कैसा? तो बाय डायरेक्शनल। ये तो था किसका? फूड ट्रांसलोकेशन का बेसिक कंसेप्ट। तो फूड का बता दिया, वाटर का बता दिया। चलते हैं मिनरल्स की तरफ। अब मिनरल में क्या है बच्चों, मैं एक चैप्टर बचा हुआ है प्लांट फिजियोलॉजी का पढ़ाऊंगा, मिनरल एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट। उसमें मैं आपको बताऊंगा प्लांट को टोटल 17 एसेंशियल एलिमेंट चाहिए होता है। ये सारा कंसेप्ट उस चैप्टर में हम बात करेंगे। मैं उस 17 में 6 की अभी बात करने वाला हूं, 6 की। और वो 6 कौन कौन है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। और मैं इसमें क्या बात करने वाला हूं, तो कान खोल के सुन लो, मैं इसमें क्या बात करने वाला हूं। पहला, मैं इसमें यह बात करने वाला हूं कि मैं टेबल थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको पूरा दिख पाए। हाँ, मैं इसमें यह बात करने वाला हूं कि ये जो फूड है, मतलब ये जो मिनरल्स है, प्लांट उस मिनरल्स को किस फॉर्म में अपटेक करता है। बात पूरी नहीं हुई है। प्लांट उस मिनरल को किस फॉर्म में अपटेक करता है? टू फॉर्म देयर प्रोटोप्लाज्म, टू सिंथेसाइज देयर प्रोटोप्लाज्म। प्लांट उस पर्टिकुलर मिनरल को किस फॉर्म में अपटेक करता है कि उस पर्टिकुलर मिनरल्स को जिस फॉर्म में अपटेक किया उससे वो प्रोटोप्लाज्म बना पाए, अपना साइटोप्लाज्म का हिस्सा बना पाए, स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट्स बना पाए। एक तो ये बात डिस्कस करेंगे। देन उस मिनरल का रिजर्वायर कौन है? रिजर्वायर वो होता है जहां उस मिनरल की मात्रा सबसे अधिक हो इस नेचर में, बायोस्फीयर में। तो हो सकता है वो एटमॉस्फेयर हो, हाइड्रोस्फीयर हो या लिथोस्फीयर हो। रिजर्वायर कौन है ये बात करेंगे। देन अगर रिजर्वायर लिथोस्फीयर है
तो जो उसकी साइकिलिंग चल रही है न्यूट्रिएंट की, इकोलॉजी में पढ़ा चुका हूं, उसकी जो साइकिलिंग चल रही है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेडिमेंट्री साइकिल। अगर लिथोस्फीयर उसका रिजर्वायर है, अगर रिजर्वायर उसका हाइड्रोस्फीयर या एटमॉस्फेयर है, तो उसकी जो साइकिलिंग चल रही है न्यूट्रिएंट की, तो उसको बोलते हैं गैसियस साइकिल। देन हम बात करने वाले हैं कि प्लांट उस मिनरल्स को कहां से लेता है। जरूरी नहीं है जो रिजर्वायर हो वहीं से ले रहा हो, नहीं जरूरी नहीं है, हो सकता है अदर देन रिजर्वायर से भी ले रहा हो। तो ये बात हम करने वाले हैं, 4 बातें फिर से बात बता रहा हूं कि हम बात करने वाले हैं प्लांट उस पर्टिकुलर मिनरल को किस फॉर्म में ले रहा है टू फॉर्म देयर प्रोटोप्लाज्म। दूसरा, उस पर्टिकुलर मिनरल का रिजर्वायर कौन है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। देन वो किस प्रकार का न्यूट्रिएंट साइकिल है, सेडिमेंट्री और गैसियस। अगर वो उसका जो रिजर्वायर है अगर लिथोस्फीयर है तो साइकिल चलेगा सेडिमेंट्री, और अगर उसका रिजर्वायर है हाइड्रोस्फीयर या एटमॉस्फेयर तो उसका साइकिल चलेगा गैसेस साइकिल। देन उस सोर्स का मतलब उस मिनरल का सोर्स क्या है प्लांट के लिए, प्लांट कहां से ले रहा है उस मिनरल को। चलिए बात कर लेते हैं जल्दी से कार्बन। पहले हम कार्बन के लिए बात कर लेते हैं। प्लांट कार्बन को किस फॉर्म में लेता है, तो बता दो बच्चों, प्लांट कार्बन को CO2 फॉर्म में भी लेता है और प्लांट कार्बन को कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट फॉर्म में भी लेता है, मगर ट्रस्टल प्लांट लेता है CO2 के फॉर्म में थ्रू स्टोमेटा, ट्रस्टल प्लांट लेता है CO2 के फॉर्म में, और एक्वेटिक प्लांट लेता है पानी में डिजॉल्व कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को। याद रखना, एक्वेटिक प्लांट लेता है कार्बन बाइकार्बोनेट को, डिजॉल्व वाटर में डिजॉल्व कार्बन बाइकार्बोनेट। ये तो क्या हो गया कि प्लांट किस फॉर्म में लेता है उसको टू फॉर्म देयर प्रोटोप्लाज्म। देन कार्बन का रिजर्वायर कौन है, सुन लेना कान खोल के, कार्बन का रिजर्वायर है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में कार्बन किस फॉर्म में है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का फॉर्म में, डिजॉल्व्ड कार्बन है उसमें, कार्बन बाइकार्बोनेट। और टोटल ग्लोबल कार्बन का, अर्थ पे जितनी भी कार्बन है उसका 71% कार्बन हाइड्रोस्फीयर में, समंदर में, इन द फॉर्म कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। और सुन लो कान खोल के, अभी मैंने बताया था अगर किसी मंडल का रिजर्वायर या तो हाइड्रोस्फीयर या तो एटमॉस्फेयर हो, तो कार्बन का कौन है, हाइड्रोस्फीयर, तो उसकी साइकिल चलती है गैसियस साइकिल। अब मुझे बताओ कि ये जो प्लांट कार्बन लेता है, लेता तो CO2 के फॉर्म में, कौन, ट्रस्टेड प्लांट लेता है कार्बन बाइकार्बोनेट का फॉर्म में, कौन, एक्वेटिक प्लांट। कहां से लेता है, ठीक है, रिजर्वायर हाइड्रोस्फीयर है मान लिया, कहां से लेता है, तो क्या लिथोस्फीयर CO2 पानी से लेगा, पानी में CO2 थोड़ी है, पानी में तो कार्बन बाइकार्बोनेट है। तो ट्रस्टेड प्लांट CO2 लेता है एटमॉस्फेयर से, और जो एक्वेटिक प्लांट है वो CO2 नहीं लेता, वो लेता है कार्बन बाइकार्बोनेट। तो कार्बन बाइकार्बोनेट कहाँ है, वो तो पानी में है, तो वो लेता है वो पानी से। तो ये तो बात हो गई कार्बन की। जिस तरीके से कार्बन की बात हुई इसी तरीके से हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन प्लांट किस फॉर्म में लेता है टू फॉर्म देयर प्रोटोप्लाज्म, क्या H2 के फॉर्म में लेता है, क्या कार्बन बाइकार्बोनेट के फॉर्म में लेता है, उसमें भी H है, उस फॉर्म में लेता है, नहीं, वो लेता है वाटर के फॉर्म में, वाटर के ही फॉर्म में लेता है। नो, वाटर का रिजर्वायर कौन है, वाटर का रिजर्वायर हाइड्रोस्फीयर, उसमें तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, वाटर का रिजर्वायर हाइड्रोस्फीयर। वहां किस फॉर्म में वाटर है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का रिजर्वायर कौन है, मतलब हाइड्रोस्फीयर, तो वहां किस फॉर्म में है हाइड्रोजन, तो H2O के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में। अच्छा, चूंकि इसका रिजर्वायर हाइड्रोस्फीयर है, साइकिल कैसा हो जाएगा, हाइड्रोस्फीयर साइकिल कैसा हो जाएगा, गैसियस साइकिल। अब मुझे बताओ कि ये जो प्लांट है किस फॉर्म पे लेते हैं इस हाइड्रोजन को, तो जो लिथोस्फीयर मतलब कि जो एक्वेटिक सॉरी जो ट्रस्टल प्लांट है वो लेते हैं लिथोस्फीयर से कैपिलरी वाटर, जो हाइड्रोस्फीयर जो एक्वेटिक प्लांट है वो पानी को लेते हैं हाइड्रोस्फीयर से, और जो एपिफाइट्स हैं वो लेते हैं एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को। इजी है कंसेप्ट, अगर ध्यान से समझोगे तो इजी है। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑक्सीजन पे। हाँ ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, प्लांट ऑक्सीजन किस फॉर्म में लेता है, प्लांट ऑक्सीजन किस फॉर्म में लेता है टू फॉर्म देयर प्रोटोप्लाज्म, आंसर O2 नहीं है। क्या प्लांट O2 लेता है, यस प्लांट O2 लेता है, तो फिर O2 आंसर क्यों नहीं है। प्लांट O2 अपना प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए कभी नहीं लेता है, प्लांट O2 इसलिए लेता है क्योंकि उसका सेलुलर रेस्पिरेशन चल पाए, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन जो माइटोकॉन्ड्रियल ETS में चलता है उसमें O2 एज अ फाइनल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर करता है, जो आप पढ़ चुके हैं। प्लांट O2 प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए नहीं लेता है। तो प्लांट ऑक्सीजन किस फॉर्म में लेता है अगर O2 के फॉर्म में नहीं लेता है, तो प्लांट ऑक्सीजन CO2 और बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के फॉर्म में लेता है। फिर से वही बात, CO2 कौन सा प्लांट लेगा, ट्रिस्टल प्लांट, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट कौन सा प्लांट लेगा, एक्वेटिक प्लांट। नो, ऑक्सीजन का रिजर्वायर कौन है,
ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे हैं, रिजर्वायर कौन है? आंसर इज लिथोस्फीयर। यस, वहां पे बहुत सारे ऑक्सीजन एटम है इन द फॉर्म ऑफ सिलिकेट एंड ऑक्साइड्स, लेकिन वो प्लांट के काम करनी, प्लांट के काम करनी। प्लांट लिथोस्फीयर से O2 नहीं लेता है, मतलब ऑक्सीजन नहीं लेता है। तो फिर इसका अच्छा एक बार बताओ, अगर इसका रिजर्वायर लिथोस्फीयर है, रिजर्वायर लिथोस्फीयर, तो उसका साइकिल कैसा है? उसका साइकिल है सेडिमेंट्री साइकिल। नाउ प्लांट कहां से लेता है ऑक्सीजन? प्लांट जो CO2 के फॉर्म में ले रहा है ऑक्सीजन, वो कौन है? वो हेटेरोस्फीयर प्लांट, एटमॉस्फेयर से लेगा CO2। प्लांट कौन? एक्वेटिक प्लांट, जो ऑक्सीजन को ले रहा है कार्बन बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, कहां से लेगा? हेटेरोस्फीयर से लेगा। तो ये मैंने 3 अलग अलग मिनरल की बात कर ली, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर ये तीनों बात समझ में आ गई तो आपको वो तीनों भी समझ में आ जाएगा। कौन? नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। चलो, प्लांट नाइट्रोजन किस फॉर्म में लेता है टू फॉर्म द प्रोटोप्लाज्म? N2 के फॉर्म में नहीं लेता है। सुन लो कान खोल के। हाँ, मैं मानता हूं नाइट्रोजन की कमी नहीं है, N2 की कमी नहीं है एटमॉस्फेयर में, खूब सारे हैं, लेकिन प्लांट N2 नहीं लेता। क्यों? N2 को यूटिलाइज करके प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए कोई एंजाइम है ही नहीं प्लांट के पास। तो फिर प्लांट नाइट्रोजन किस फॉर्म में लेता है? प्लांट नाइट्रोजन या तो नाइट्राइट के फॉर्म में लेता है, या तो नाइट्रेट के फॉर्म में लेता है, या तो अमोनिया के फॉर्म में लेता है। प्लांट N2 नहीं लेता है। N2 प्लांट नहीं लेता है टू फॉर्म द प्रोटोप्लाज्म। और सुन लो, N2 का रिजर्वायर कौन है? मतलब नाइट्रोजन का रिजर्वायर कौन है? नाइट्रोजन का रिजर्वायर एटमॉस्फेयर है, जहां पर नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में है, और वो N2 बहुत सारे हैं एटमॉस्फेयर में, लेकिन प्लांट उसको नहीं लेता है टू फॉर्म द प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, अगर नाइट्रोजन मैक्सिमम कहां है? एटमॉस्फेयर में, इन द फॉर्म ऑफ N2, प्लांट तो उसको ले नहीं रहा। तो मुझे एक बार बताओ, अगर नाइट्रोजन आ गया मैक्सिमम कहां? एटमॉस्फेयर में, तो लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर में नाइट्रोजन की कमी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और इसीलिए टर्स्टियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी देखी जाती है, और नाइट्रोजन लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है वहां पे। नाइट्रोजन लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है इकोसिस्टम के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए। तो ध्यान रहे कि प्लांट नाइट्रोजन को N2 के फॉर्म में नहीं लेता है, जबकि नाइट्रोजन मैक्सिमम N2 के फॉर्म में ही है एटमॉस्फेयर में। तो प्लांट किस फॉर्म में लेता है? नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया। कहां मिलता है वो नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया? वो मिलता है सॉइल सॉल्यूशन में। कहां मिलता है वो? सॉइल सॉल्यूशन में। तो वो अच्छा, अमोनिया जो वो केवल सॉइल सॉल्यूशन में नहीं, वो हाइड्रोस्फीयर में भी है, पानी में भी है। तो अब देखो, प्लांट के लिए नाइट्रोजन का सोर्स क्या है? तो जो एक्वेटिक प्लांट है वो तो अमोनिया ले लेता है, वाटर में डिजॉल्व्ड अमोनिया। और जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है वो नाइट्रोजन को लेता है तीनों फॉर्म में, NO2 NO3 माइनस, मतलब नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट और अमोनिया। टेरेस्ट्रियल प्लांट तीनों फॉर्म में लेता है, एक्वेटिक प्लांट अमोनिया के फॉर्म में लेता है। देन चलते हैं फॉस्फेट, फास्फोरस। फास्फोरस प्लांट एक ही फॉर्म में लेता है, फॉस्फेट। कहां है फॉस्फेट? रॉक सेडिमेंट्स में। तो रॉक सेडिमेंट मतलब लिथोस्फीयर। तो अगर लिथोस्फीयर है उसका कौन रिजर्वायर, तो साइकिल कैसा चलेगा? सेडिमेंट्री। अच्छा, नाइट्रोजन का साइकिल कैसा है? गैसियस, क्योंकि इसका रिजर्वायर एटमॉस्फेयर है। हाँ, आ जाओ, प्लांट कहां से लेता है ये फॉस्फेट? तो वो लेता है रॉक सेडिमेंट से, मतलब जो रिजर्वायर है वही उसका सोर्स भी है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लांट लेता है, टेरेस्ट्रियल प्लांट को जरूरत है फॉस्फेट की। देन सल्फर का भी सेम केस है, सल्फेट के फॉर्म में लेता है प्लांट। कहां पाया जाता है? रॉक सेडिमेंट्स में है उसका रिजर्वायर। अगर रिजर्वायर रॉक सेडिमेंट्स मतलब लिथोस्फीयर है तो साइकिल सेडिमेंट्री चलेगा। कहां से लेता है प्लांट सल्फेट? तो वो लेता है लिथोस्फीयर से ही, टेरेस्ट्रियल प्लांट को जरूरी है। ये मैंने 6 एलिमेंट के बारे में बताया, और उसका अलग अलग सारी बात कि प्लांट किस फॉर्म में लेता है टू फॉर्म द प्रोटोप्लाज्म, उसका रिजर्वायर क्या है, साइकिल कौन सा चलेगा, और उसका सोर्स क्या है। ये तो 6 मैंने बोला, प्लांट के पास टोटल 17 एलिमेंट्स होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट। तो 6 तो ये हो गया। बाकी 11 एलिमेंट्स प्लांट लिथोस्फीयर से भी लेता है, प्लांट हाइड्रोस्फीयर से भी लेता है, प्लांट एटमॉस्फेयर से भी लेता है। बाकी प्लांट इन तीनों अलग अलग सोर्स से एज पर द रिक्वायरमेंट ले लेता है। कहां से कहां? लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर सॉरी नॉट एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर से प्लांट ले लेता है। लिथोस्फीयर से कौन लेता है? लिथोस्फीयर से लेता है टेरेस्ट्रियल प्लांट, हाइड्रोस्फीयर से कौन लेता है? एक्वेटिक प्लांट। ये जो 17 एलिमेंट में से ये 6 मतलब 11 बच गए, 6 तो मैंने उधर बता दिया ना अलग से। इसको 11 एलिमेंट जो बताए, इसको टेरेस्ट्रियल प्लांट लेता है लिथोस्फीयर से, एक्वेटिक प्लांट लेता है हाइड्रोस्फीयर से। ठीक है साहब। और सोलैनिकांस खोल के, ये जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है, ये द सोर्स ऑफ मिनरल
एंड वाटर है किसके लिए, एपीफाइट्स के लिए। एपीफाइट्स ये एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, उसमें डिस्टिल्ड वाटर नहीं, उसमें भी मिनरल्स है। चलो ठीक है, आपने समझ गया कि जो वाटर और मिनरल का सोर्स है वो एटमॉस्फेयर हो सकता है, लिथोस्फेयर हो सकता है, और वो हाइड्रोस्फेयर भी हो सकता है। लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई पार्ट है, इसके अलावा भी कोई जगह है, इसके अलावा भी कोई चीज है जो एज अ वाटर और मिनरल सोर्स की तरह एक्ट कर सकता है? आंसर इज यस, एंड दैट इज ओल्डर प्लांट पार्ट। सुनना कान खोल के, जब मिनरल एंड न्यूट्रिशन पढ़ाऊंगा तब भी ये कंसेप्ट आएगा। क्या होता है ना, कुछ प्लांट पार्ट ऐसे होते हैं जो बन गए हैं, अब वो मरने वाले हैं, अब वो खत्म होने वाले हैं, तो पता क्या होता है, सेनेसेंस जब आता है, बुढ़ापा कहते हैं उसको प्लांट में। तो जो प्लांट पार्ट बूढ़ा हो रहा है, ओल्ड हो रहा है, तो उससे कुछ एलिमेंट क्या होता है, मूव करके चल जाता है न्यू ग्रोइंग प्लांट पार्ट में, मोबाइल एलिमेंट कहलाता है। जब उसको पता है कि अब यहाँ पे ये ऑर्गन मरने वाला है, ये लीफ मरने वाला है, यहाँ पे रहने को फायदा नहीं है, वो मूव करके चला जाता है कहाँ, यंग ग्रोइंग प्लांट पार्ट में। तो जल्दी बताओ, उस यंग ग्रोइंग प्लांट पार्ट के लिए वो ओल्डर लीफ या ओल्डर प्लांट पार्ट एज ए सोर्स है कि नहीं है? बिल्कुल है, एज ए सोर्स है। और वो मूविंग एलिमेंट, वो जो मोबाइल एलिमेंट है, वो एक्चुअली है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम। और कान खोल के सुन लेना, इसमें जो मैंने पोटेशियम के बारे में बोला है ना, ये पोटेशियम सबसे ज्यादा मोबिलिटी दिखाता है। उसका कारण क्या पता है? पूरे लिविंग वर्ल्ड में, चाहे प्लांट हो एनिमल हो, कोई भी आयन, कोई भी मिनरल्स फ्री फॉर्म में नहीं मिलता है, वो किसी न किसी स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट्स का हिस्सा होगा, बाइंडेड होगा, मगर पोटेशियम फ्री फॉर्म में मिलता है। पोटेशियम प्लांट में फ्री फॉर्म में मिलता है। अगर वो किसी के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया भी तो टेम्पररी बनाता है, परमानेंट नहीं बनाता है। पोटेशियम फ्री फॉर्म में मिलता है, इसीलिए पोटेशियम सबसे ज्यादा मोबिलिटी दिखाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई क्या, ये बात हो गई आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिनरल्स की, मिनरल ट्रांसलोकेशन से रिलेटेड। नाउ अगर मैं आपसे बात करूं टोटलिटी में मुझे मिनरल का सोर्स बताओ, तो 4 हो गए, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और ओल्डर प्लांट पार्ट। सिंक बताओ, सिंक, एवरी यंग ग्रोइंग प्लांट पार्ट एक्ट एज अ सिंक ऑफ मिनरल। हर नए ग्रोइंग प्लांट पार्ट को मिनरल की जरूरत है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो दिस इज द बेसिक्स फॉर द मिनरल ट्रांसलोकेशन। नाउ डायरेक्शन, वही फिर से, सोर्स टू सिंक, सिंक टू सोर्स, वही वाली बात जो वहां पे बता रहा था मैं। क्योंकि देखो क्या है, जो आज सोर्स है वो कल सिंक बन सकता है। जैसे मान लो कि इन जनरल सोर्स कौन है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। सिंक कौन है, यंग ग्रोइंग पार्ट। तो मैंने क्या बोला कि जो यंग ग्रोइंग प्लांट पार्ट है, कल वो बूढ़ा हो जाएगा, कल वो बूढ़ा हो जाएगा तो सब मोबाइल एलिमेंट निकल जाएगा ना। तो मुझे बताओ, जो आज सिंक का कल वो सोर्स बन जाएगा, बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो सोर्स टू सिंक एंड सिंक टू सोर्स। जैसे आप देख लो, अर्ली स्प्रिंग में क्या होता है, जो रूट में, अर्ली स्प्रिंग में लीफ, अच्छा एक एग्जांपल और बता रहा हूं कि ये बायोडायरेक्शन कैसे है। लीफ झड़कर, तो जो रूट में स्टोर्ड फूड है वो जा रहा है, तो बताओ रूट पहले क्या हो रहा था, एज अ सिंक एक्ट कर रहा था, आज वो एज अ सोर्स एक्ट कर रहा है। तो याद रहे कि ये जो डायरेक्शन है बायोडायरेक्शनल, सोर्स टू सिंक एंड सिंक टू सोर्स। नाउ ये जो मिनरल एंड वाटर ट्रांसलोकेशन है या फूड ट्रांसलोकेशन है, ये बल्क में होता है बच्चा, बल्क में। और ये जो बल्क में हो रहा है, ये मास फ्लो के थ्रू हो रहा है, जो कि या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव प्रेशर मेथड से होता है, जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर पॉजिटिव प्रेशर मेथड से हो रहा है तो रूट प्रेशर जिम्मेवार है, अगर नेगेटिव प्रेशर मेथड से हो रहा है तो ट्रांसप्रेशनल पुल जिम्मेवार है। ओके, तो ये है आपका वाटर एंड मिनरल ट्रांसलोकेशन। अच्छा ध्यान रहे, मैंने क्या बोला, ये वाटर, फूड एंड मिनरल ट्रांसलोकेशन होता है या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट से, बट जिसमें से वाटर एंड मिनरल ट्रांसलोकेशन पॉजिटिव से भी होता है, नेगेटिव से भी होता है, हम देखेंगे कल। लेकिन फूड ट्रांसलोकेशन हमेशा पॉजिटिव से ही होता है, हमेशा पॉजिटिव से ही होता है। और ट्रांसलोकेशन सॉल्यूशन का होता है, किसी डिस्टिल वाटर का नहीं होता है। ये सोल्यूट ऑफ फूड नहीं होता है, फूड सोल्यूट के फॉर्म में नहीं होता है, सॉल्यूशन का होता है। ये जितनी भी बात मैंने तोड़ मरोड़ के बताई, ये सब बेसिक कंसेप्ट है, आप नोट्स को रीड करना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। आज की सारी बातें समझ में आ गई है, तो कल आते ही कुछ धुआंधार क्वेश्चन करेंगे हम, और ये टोटल 15 क्वेश्चन आपके पास है, 15 क्वेश्चन के आसपास आपके पास है। और ये क्वेश्चन करने के बाद आपके कई सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो आप पहले गलत करते थे। आप ये सारा पढ़ के आना, देन कल ये चैप्टर का आखिरी दिन होगा, आते पहले सारे क्वेश्चन लगाएंगे एंड देन हम चैप्टर को फिनिश कर देंगे, तब हम चलेंगे फिजियोलॉजी की तरफ। चलो सृष्टि कोई डाउट है तो पूछ लो।
No, sir. चलो इतना पढ़ लो, फिर मिलता है नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।